जो प्रोमोटर है उन्होंने सेल किया, बट वो जो सेलिंग है वो एफआईआई और डीआई के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो क्या उसे हम रिस्की मान सकते हैं? मार्केट कैप टू सेल्स जो रेशियो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पैरामीटर नहीं होता। इसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी बनता है। लार्ज कैप के हिसाब से बहुत ही जल्दी रिकवरी आता है जब भी इतना बड़ा फॉल होता है। अगर आप किसी कंपनी में फंस जाओ, आपको लग सकता है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा लार्ज कैप के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज इससे पहले मार्केट बहुत ही ऊपर चल रहा था, लार्ज कैप पे बहुत खास अपॉर्चुनिटी बन नहीं रहा था, बट अभी बहुत अच्छा खासा लार्ज कैप कंपनीज में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो इसलिए अभी आजकल हम लार्ज कैप भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगर लार्ज कैप में ईजिली बढ़िया प्रॉफिट बनता है 30-40% का, देन हमें स्मॉल कैप मिड कैप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड उससे पहले देखो, डिस्कस करने से पहले आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले निहार स्पिनिंग के ऊपर हमने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, कुछ ही दिनों पहले, और हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। यहाँ पे 26 डेज में ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न अचीव हो चुका है निहार स्पिनिंग में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करता है वो सीखने के लिए अपना चैनल बढ़िया जगह है। जितने भी लोग नए हो, जाओ जाके सीख लो। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है एंड क्यों बन रहा है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा एंड एंड में एक बहुत ही अमेजिंग सा कमेंट लेंगे हम, एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया, राइट। एंड यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में देखो, एक बहुत अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। अगर आप एकदम टॉप से देखोगे, ऑलमोस्ट 21% का रिलायंस इंडस्ट्री में फॉल देखने को मिला है। एंड अगर ऐसा आप फॉल देखने जाओ टॉप से कब कब हुआ है, यहाँ पे 14% का देखने को मिला है। एंड यहाँ पे टॉप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22% का फॉल देखने को मिला है। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 21% का फॉल है। ये तो कोरोना के टाइम पे था, तो ये हम इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 22, तो आपको देखने को मिल रहा है ऑन एन एवरेज 21-22% का नॉर्मल करेक्शन हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा जो फॉल अभी हमको देखने को मिला है। एंड यहाँ से जब कोई कभी भी इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी, जिसमें हर किसी को भरोसा होता है कि ये कंपनी तो ग्रो करेगा ही, बिकॉज एट द एंड सपोर्ट इनको बहुत जगह से मिलता है, चाहे वो इंटरनेशनल सपोर्ट हो, नेशनल सपोर्ट हो, आपको ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आता ही है। एंड बहुत कुछ इस तरीके से पब्लिकली बोलना भी सही नहीं रह जाता, बट आप सबको समझ में आता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर उस टाइप के किसी कंपनी में टॉप से 22% का 21% का फॉल देखने को मिला है, जैसे कि पास्ट में हुआ है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनता है, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है। एंड अगर कंपनी का हम फाइनेंशियल देखें थोड़ा सा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है। क्यों रिड्यूस किया है? बिकॉज कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जहाँ पे सारे के सारे कंपनीज का ग्रोथ स्लो हुआ है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी सेम ही सीन है। एंड इसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी बनता है, बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। इकोनॉमी जब एक साइकिल में चलता है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी फिर से डिक्लाइन में जाता है, राइट। एक इकोनॉमिक साइकिल चलता है इस तरीके से, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइकिल है उसकी वजह से अभी कंपनी का शेयर नीचे आया है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड अभी करंट प्राइस से कितने परसेंट का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में? अगर हम टेक्निकली देखें यहाँ तक, तो करंट प्राइस से आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड अगर प्रीवियसली जब भी फॉल हुआ है वहां से अगर हम देखने लगे कितने दिनों में अचीव हुआ है, 73 डेज में 17% का रिटर्न। एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 116 डेज में 25% का रिटर्न। एंड अगर हम यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 24% का रिटर्न 292 डेज में। तो ओवरऑल कंपनी में एक अच्छा खासा लार्ज कैप के हिसाब से बहुत ही जल्दी रिकवरी आता है जब भी इतना बड़ा फॉल होता है 20% के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। एंड आज का सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रवीण जी का। बट एक्चुअली में एक और चीज़ हुआ था उस दिन को, वहाँ पे हमारे एक और सब्सक्राइबर है कमलेश जी, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई करने गया था, मैंने गलती से हर्ष जी के कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दिया था। तो जो भी है मैंने बाद में उसको चेंज करके ठीक कर दिया। तो जो कमलेश जी का क्वेश्चन था
दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमलेश जी का जो क्वेश्चन था वो था जो मिष्टान फूड है उसके ऊपर, मिष्टान फूड के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं, कंपनी ओनली बीएससी पे लिस्टेड है। तो मैंने उनको ये बताया कि एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड अभी तक कुछ भी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज एट द एंड कंपनी के इंटरनल सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक्चुअली में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, वो हमको एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं समझ में आ सकता, राइट। तो हम बस गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट सिचुएशन क्या रहता है, कभी भी अगर आप किसी कंपनी में फंस जाओ तो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या रहता है कि अगर आप प्रॉफिट में हो एंड अगर कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए तो एग्जिट करो एंड छोड़ो बहुत सारी कंपनी से इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बट अगर आप फंस जाते हो एंड अगर आपका छोटा मोटा एलोकेशन है एंड अगर आपको कंपनी में ओवरऑल भरोसा है थोड़ा बहुत, तो आप रख सकते हो। एंड अगर बहुत ज़्यादा एलोकेशन लगाया हुआ है तो मुझे पर्सनली लगता है कि वहां से एग्जिट करके किसी और कंपनी में लॉस बुक करके लगाना ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज एट द एंड अगर आपका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है एंड अगर वो कंपनी और नीचे जाता है तो आपका कैपिटल पूरा वाइप अप हो जाएगा। तो इसलिए अपने कैपिटल को करंट सिचुएशन के बेसिस पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अगर लॉस बुक करते हैं, अगर मैं होता तो मैं लॉस बुक कर लेता एंड करके मैं दूसरे कंपनीज में लगा देता। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो लॉस बुक कर लिया फिर कंपनी ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, हो सकता है। बट हमको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके ही डिसीजन लेना है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। हमारा यहाँ पे रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा कि कैपिटल वाइप अप हो सकता है, बट रिवॉर्ड क्या है कि थोड़ा बहुत शायद रिबाउंड होके हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करें। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ओवरऑल देखा जाए तो इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि एग्जिट कर जाना बेटर होता है। एंड यहाँ पे जो हमारा एक सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, सेकंड लास्ट नहीं लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रवीण जी का। प्रवीण जी का एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रवीण जी आराम से बैठ के उन सभी चीज़ों को समझते हैं, अपना हिसाब से एनालिसिस करते हैं, फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करते हैं, जो कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ एक्चुअली में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो प्रवीण जी का हमारा जो लास्ट वीडियो था ईज माई ट्रिप के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है उनका। एक तो जो प्रोमोटर है उन्होंने सेल किया बट वो जो सेलिंग है वो एफआईआई और डीआई के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो क्या उसे हम रिस्की मान सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कभी भी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखे वहीं पे घुस जाए। एंड सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उनका एक फ्रेमवर्क होता है, एक सिस्टम होता है। वो सपोज कुछ महीनों तक सालों तक एक कंपनी को ट्रैक करते हैं फिर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्ट्रैटेजिकली। वो कभी भी एंट्री या फिर कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते हमारी तरह। तो इसलिए हो सकता है कि आपने जो कंपनी देखा, सपोज इज माई ट्रिप देखा, वहां पे अगर इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक इंक्रीज नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक नहीं है। हो सकता है उनके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है बट वो बाद में एंटर करेंगे। ऐसा इसलिए बहुत बार होता है कि हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, इंडिविजुअल लोग, तब हम बहुत बार इंस्टीट्यूशन से पहले एंटर कर सकते हैं। बिकॉज उनको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, उनको अपना रिस्क मैनेज करना होता है। बिकॉज उनका अपना पैसा नहीं होता, उनके पास लोगों का पैसा होता है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रख के उनको काम करना होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन यह है कि कंपनी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है उन्होंने कौन कॉल पे क्या कुछ मेंशन किया है। वो तो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कौन कॉल अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना मैं पर्सपेक्टिव आपको देके जाता हूँ उसके बाद आपको हमेशा अपना रिसर्च करना है। बिकॉज मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसमें डीपली रिसर्च करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल किस तरीके से चीज़ों को देखना होता है वो सिखाता हूँ। बाकी आपको अपना एनालिसिस भी हमेशा करना होता है, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड जो कौन कॉल है वो पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, तब जाके आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा इस टॉपिक के ऊपर। बट अगर कोई भी कंपनी किसी अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको छोड़ के किसी अलग ही सेगमेंट में एंटर करते हैं तो यूजुअली वो चीज़ अच्छा नहीं माना जाता है। बट हमेशा जो नेगेटिव है वैसा हो ज़रूरी भी नहीं है, राइट। अच्छा, तो मैंने देखा नहीं था, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है प्रवीण जी का, यही लास्ट क्वेश्चन है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला है कि मैंने बताया था कि जो पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो यूजुअली जो लाइट बैलेंस शीट वाले कंपनीज होते हैं उनका हाई होता है। बट उन्होंने ये बोला कि जो कंपनी है उसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 15 टाइम्स है। तो इसको मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूंगा? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ
कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का एंड ईयरली प्रॉफिट है ओनली 468 करोड़ का। तो आपको लग सकता है यार इतना ज़्यादा मार्केट कैप टू सेल्स है तो कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे कैच है कि मार्केट कैप टू सेल्स जो रेशियो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पैरामीटर नहीं होता, इसलिए आपने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हुए नहीं देखा होगा, इस रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए नहीं देखा। वो एफिशिएंट बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सपोज यहाँ पे LIC देखता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, राइट, तो इनका देखो मार्केट कैप कितने का है, 5,74,000 करोड़ का एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे रेवेन्यू कितना है, 8,96,000 करोड़ का। तो यहाँ पे उस हिसाब से तो ये कंपनी आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट क्यों नहीं है, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स काम करता है एंड मार्केट कैप टू सेल्स बहुत एफिशिएंट नहीं होता। उसका मैं और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि HDFC हो गया, HDFC अगर मैं आपको दिखाऊं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो इनका देखो 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट इक्वल सेम है मार्केट कैप टू सेल्स, राइट। एंड अगर मैं आपको एक और कंपनी दिखाऊं, चलो राजेश एक्सपोर्ट, RAJESH, राजेश एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको तो अलग ही चीज देखने को मिलेगा। मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का एंड रेवेन्यू है 2,84,000 करोड़ का। तो उस हिसाब से तो जो राजेश एक्सपोर्ट है वो तो एक्सट्रीमली अमेजिंग कंपनी होना चाहिए, बट वो नहीं है। क्यों नहीं है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप टू सेल्स जो बिजनेस होता है उसके ऊपर वेरी करता है कि बिजनेस टाइप कैसा है, राइट। तो इसलिए उसको हमेशा एज इट इज नहीं देखना होता। तो इसलिए आपको जो बिजनेस एनालिसिस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है एंड बिजनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो दूसरे वीडियोस जाके चेकआउट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।